नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है CIMT के बारे में, जिसे कांस्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी भी कहा जाता है। ये कांस्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी के बारे में हो सकता है कि आपने नेट पे देखा हो, पढ़ा हो, बट आपने इसे समझा नहीं होगा। आज आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि CIMT किस तरह से पैरालिसिस पेशेंट पे काम करती है। पहले हम अपने बीमारी को समझेंगे, हम बीमारी की जड़ को समझेंगे और उसमें सीएमटी कैसे काम करता है उसे समझने की अब हम कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पैरालिसिस को समझने से। तो पैरालिसिस का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है ब्रेन स्ट्रोक, यानी ब्रेन के अंदर कभी खून का थक्का आएगा, नस फटेगी तो ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो जाएगा। ब्रेन का अगर वो हिस्सा डैमेज हो रहा है, वो आपके हाथ पैर को कंट्रोल करता है, तो आपके हाथ पैर की काम करने की क्षमता चली जाती है, हाथ नहीं चलता, पैर नहीं चलता। बट पेशेंट के अंदर फिर रिकवरी होती है, पहले 6 महीने में बहुत अच्छी रिकवरी होती है। जब पेशेंट में रिकवरी हो रही है तो पेशेंट क्या करता है, मान लो कि मेरा राइट हैंड में पैरालिसिस हुआ, राइट साइड पैरालिसिस हुआ, तो लेफ्ट हैंड से सारे काम करना शुरू कर देगा। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि राइट को मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि मेरे सारे काम लेफ्ट से हो रहे हैं, मुझे राइट को चलाने में दिक्कत होती है, मैं इसे यूज़ ही नहीं करता। तो हम क्या देखते हैं कि अभी राइट चल भी नहीं पाता इस तरह से। तो अगर हमने राइट पे अपने फंक्शंस डालने हैं कि हम राइट का भी इस्तेमाल करें, तो हमें कहीं न कहीं कांस्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी का यूज़ करना पड़ता है। अब कांस्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी क्या कहती है कि अगर आपका लकवा राइट हैंड में है, तो आप अपने लेफ्ट हैंड को बंद कर दो। आप अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ करना बंद कर दो, तो आप एक काम करो, चुन्नी लो, चुन्नी का एक हमने बनाया और इसको हमने शोल्डर रेस्टिंग बना दिया और हमने हाथ यहाँ डाल लिया। अब मेरा लेफ्ट हैंड तो काम करता था, ठीक था, बट मैंने उसे बंद कर दिया। अब होगा क्या कि मेरे को समझ में आएगा, मेरे ब्रेन को लगेगा कि अगर मुझे खाना खाना है, तो मुझे राइट से ही खाना है, क्योंकि लेफ्ट को तो मैं यूज़ करूँगा नहीं। अब मैं खाना खाने की कोशिश करूँगा, अब मैं उस पे मेहनत करने की कोशिश करूँगा। अब मेरे ब्रेन में रिक्वायरमेंट आई है कि अगर आपने अपना राइट हैंड इस्तेमाल नहीं किया, तो आप खाना नहीं खा पाओगे। अब मेरे ब्रेन में रिक्वायरमेंट आई है कि अगर मैंने राइट हैंड को इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं अपने शर्ट के बटन बंद नहीं कर सकता, मैं कपड़े नहीं पहन सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता। तो जब आपका ब्रेन दिक्कत को फेस करता है, तो उसका सॉल्यूशन निकालता है। जैसे पहले हुआ था, पहले आपके राइट को दिक्कत हुई तो उसने लेफ्ट से सारे सॉल्यूशन निकालिए ना, सारे काम आपके लेफ्ट से होने लगे। पहले तो आप लेफ्ट इस्तेमाल नहीं करते थे, तो आपने सारे काम लेफ्ट पे ट्रांसफर कर दिए। अब हमने लेफ्ट को दिक्कत दे दी, तो उसके पास ऑप्शन क्या बचा? राइट को ठीक करना। तो ब्रेन की जो, अगर हम अंदर जाके देखते हैं, तो ब्रेन के अंदर जो फंक्शनिंग होती है वो न्यूरॉन सेल्स के हेल्प से होती है। ये करोड़ों की संख्या में हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं और यही सारा का सारा काम, यानी ये वीडियो आप देख रहे हो, सुन पा रहे हो, मैं अच्छा लग रहा हूँ, बुरा लग रहा हूँ, ये कुछ भी आप महसूस कर रहे हो, अपने कमरे के अंदर जो आप हवा भी महसूस कर पा रहे हो ना, इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से कर पा रहे हो। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं, जब हम पैदा होते हैं, जितने हमें मिले हुए होते हैं, पूरी लाइफ उसमें कोई एक नया न्यूरॉन ऐड नहीं हो पाता। बट हमारा ब्रेन है वो डेवलपमेंट करता है। हम बोल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे बचपन में, जब हम छोटे थे, जब हम 1-2 अपना 6 महीने के थे, 7 महीने के थे। बट जैसे-जैसे हम बड़े होते गए, हमारा ब्रेन भी डेवलप होता रहा और जैसे-जैसे हमारा ब्रेन डेवलप हुआ, हमने सारे काम करने शुरू करे। कॉलेज में गए, स्कूल की स्टडीज़ करी, कॉलेज में हमने कोई पढ़ाई करी, मान लो हमने फिज़िक्स पढ़ी तो हम फिज़िक्स में अच्छे हो गए। ये हमारा ब्रेन जो है, ये इसने डेवलपमेंट करी। हम तो अच्छे हुए बट हमारे ब्रेन ने सबसे अच्छी डेवलपमेंट करी। ये ब्रेन में डेवलपमेंट है ना, ये लाइफ टाइम चलती रहती है, ये कभी बंद नहीं होती। ब्रेन के अंदर नया सेल पैदा नहीं हो रहा, बट उसकी डेवलपमेंट कंटिन्यूअस रहती है। तो ब्रेन की जो डेवलपमेंट है, इसी को हमने यूज़ करना होता है और ब्रेन के अंदर जो डेवलपमेंट है, वो इसलिए हो पा रही होती है क्योंकि ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी करता है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे न्यूरॉन्स का हमने एक इमेज रखी हुई है ना? इसके देखो, इसके एक बहुत सारे आपको टेंटिकल से निकलते हुए नज़र आएँगे, आगे भी, पीछे भी और उस टेंटिकल से और आपको टेंटिकल जुड़े हुए नज़र आएँगे। तो ये क्या हो रहा है कि एक सेल और बहुत सारे सेल से जुड़ा हुआ है और ये आपस में मिलके बहुत अच्छा काम करते हैं। अकेला ये कुछ भी नहीं है, बट जब ये पूरा का पूरा नेटवर्क बनाते हैं और ये नेटवर्क पे जब काम करते हैं, तो हमारी हाथ हिलता है, पैर हिलता है, चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो जिनको भी ब्रेन की दिक्कत होती है, उनके अंदर ये नेटवर्क ढंग से बना हुआ नहीं होता या खराब हो जाता है, कोई भी रीज़न हो। बट हाँ, अगर आपके ब्रेन के अंदर क्लॉट आया है, नस हुई है, तो इन्हीं ब्रेन सेल को नुकसान हुआ है। उससे क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर एरिया का जो नेटवर्क है वो खराब हो गया। तो हमें उसे बायपास करना पड़ता है। अगर जब हम बायपास करने की बात करते हैं, तो रूट थोड़ा-सा लंबा ज़रूर हो जाता है, बट वो काम करना शुरू कर देता है। तो हमने वो जो रूट है वो बनाना पड़ता है। बाय नेचर नहीं है, वो बनता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ।
आप वो दिन इमेजिन करने की कोशिश करो जिस दिन आपको पैरालिसिस का अटैक हुआ था और खुद से पूछ के देखो कि आप चल पा रहे थे, बोल पा रहे थे, बैठ पा रहे थे। तो बहुतों के केसेस में होगा आंसर नहीं हो पा रहा था। बट अगले 6 महीने में आप चलने भी लगे, बोलने भी लगे, हाथ भी हिलने लगा, इम्प्रूवमेंट हुई। ये इम्प्रूवमेंट क्यों हुई और ऐसा क्या हुआ कि आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगी? वो था कि आपके ब्रेन के अंदर नेचुरल तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही थी। अब आपके माइंड में सवाल आएगा, तो मेरा हाथ क्यों नहीं चला, मेरा पैर क्यों नहीं चला? क्योंकि आपने उसको रिक्वायरमेंट नहीं दी ठीक करने की। आपने राइट में दिक्कत हुई तो लेफ्ट से सारा काम कर लिया, लेफ्ट में दिक्कत हुई तो सारा काम राइट से कर लिया। अब आपके शरीर को जिंदा रहने के लिए सारे काम आपने दूसरे काम के दूसरे हाथ पे ट्रांसफर कर दिए। इसी वजह से आपका वो हाथ में इंप्रूवमेंट नहीं हो पाई। तो अब हमने क्या करना है? इस गलती को ठीक करना है। हम क्या करेंगे? हम अपने सही हाथ से काम कम करेंगे और अपने पैरालिसिस वाले हाथ से जितना काम हो सकता है उतनी करने की कोशिश करेंगे। और सीएमटी वही लोग यूज कर सकते हैं जिनके हाथ में मूवमेंट आ गई है, फिंगर्स खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, कंधा चल रहा है, कोहनी चल रही है, बट ताकत नहीं है। ऐसे स्टेज पर आकर ही सीआईएमटी काम करता है। अगर इससे पहले की स्टेज है तो वहाँ पे सीआईएमटी नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर हमें नॉर्मल ऑक्यूपेशनल थेरेपी करनी चाहिए, जो कि हम आपको जब आप विजिट करते हैं क्लिनिक, हम आपको समझाते हैं कि आपके केस के लिए कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है। मगर जिनके हाथ में फाइन मोटर स्किल्स की कमी है, चीज़ों को उठा के रखने में दिक्कत है, चीज़ों को पकड़ ली छोड़ने में दिक्कत है, खुल जाता है बट छोड़ने में दिक्कत है, ऐसे लोगों को हम सीएमटी एडवाइस करते हैं कि अपना सही हाथ बंद कर लो, सारे काम अपने बीमार वाले हाथ पे कर लो, उसमें पावर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा काम करती है, बट ये सारे पेशेंट्स में काम नहीं करती। इनके लिए हमें पेशेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है कि ओके आप सीआईएमटी करो, आप ये वाली एक्सरसाइज करो, आप ये वाली एक्सरसाइज करो। तो हमें वो जज करके बताना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सीआईएमटी के बारे में समझ गए होंगे। सीआईएमटी से हमें हेल्प मिलती है, बट आपने गलती से भी अपने आप बिना एडवाइस के इसको मत करना, क्योंकि ये ना हो कि आप अपना सही हाथ बंद कर लो और आप चल रहे हो हाथ बंद करके और पता लगे आप गिर गए, दांत टूट गए, एक्सीडेंट हो गया। तो प्लीज ध्यान से, हाँ। और फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, आप मुझसे भी आके मिल सकते हैं और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस पैरालिसिस से आपकी ज़िंदगी। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ पेशेंट्स के मिल के जाएँ, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर ये पेशेंट ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों ठीक नहीं हो सकता? मिल के जाइए। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज हमारे साथ हमारे क्लिनिक में मौजूद हैं हेमेंद्र सिंह जी। तो हेमेंद्र सिंह जी हमारे यहाँ से मेडिसिन ले रहे थे। इसके अलावा हमने जो है हेमेंद्र सिंह जी को बहुत सी ऐसी कुछ एक्सरसाइज बताई थी स्ट्रोक के बाद में, पैरालिसिस के बाद में, जो उनको परफॉर्म करनी थी, जिसकी वजह से जो उनके मूवमेंट थे कहीं ना कहीं वो ठीक हुए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। अगर मैं हेमेंद्र जी से बोलता हूँ कि वो अपना हाथ उठाएंगे सर, अपना पूरा ऐसे घुमा के दिखाइए। क्या पहले आप मतलब इस तरह से अपने हाथ को चला पाते थे? नहीं। ठीक है। पहले इस तरह से अपने हाथ को उठा पाते थे? नहीं, अच्छा। यहाँ तक देता। यहाँ तक जाता था सिर्फ, या अपनी कोहनी को इस तरह से मोड़ पाते थे? नहीं। अभी जो आपको एक्सरसाइज हमने बताई थी अपनी साइड से, उससे आपको क्या लगा कि आपकी एक्सरसाइज करने की वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिला? हाँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है। इसके अलावा जो आपको आपकी वॉकिंग के लिए एक्सरसाइज बताई गई थी कि आपने बताया था कि मेरे लेग जो है उसमें बहुत ज़्यादा जकड़न आपको महसूस हो रही है, तो जो एक्सरसाइज आपको बताई गई वो डेली कर रहा हूँ और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि आपने मतलब कि पहले दिन से आपको कितना इम्प्रूवमेंट महसूस हो रहा होगा जो हमने मेडिसिन आपको दी या जो एक्सरसाइज का हमने पैटर्न आपको बताया? अगर रेशियो बोले तो 70% है इम्प्रूवमेंट। 70% से ज़्यादा आपको लग रहा है कि आप जो है इम्प्रूव हो गए हैं? जी। अच्छा, अगर मैं पूछूं, सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे जो होते हैं वो शिकायत करते हैं फिंगर के मूवमेंट के लिए। तो उन पेशेंट को मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर उनकी विल हो एक्सरसाइज करने की, मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से लेने की, तो कहीं ना कहीं वो अपनी फिंगर के मूवमेंट को भी प्रॉपर कर सकते हैं, बहुत अच्छी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम हेमेंद्र जी के मूवमेंट को देखें, वो कैमरे की साइड को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो फिंगर के मूवमेंट है, आप ज़रा उंगलियां बंद करिए, ये आप आराम से देख सकते हैं। आप खोलिए ज़रा, वो अपनी फिंगर्स का बहुत प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कर पा रहे हैं। अब मैं बोलूँ कि आप रिस्ट का, अपनी कलाई का मूवमेंट करने की कोशिश करें, हाथ घुमाने की कोशिश करें, तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनको एक्सरसाइज का वो पैटर्न बताया था जो उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहा, बहुत अच्छा रहा,
जिसके रिजल्ट उनको खुद देखने के लिए मिले हैं। उनकी जो एल्बो है, उनकी जो रिस्ट के जॉइंट हैं, उनकी जो फिंगर्स हैं या उनके जो शोल्डर का जॉइंट था जिसको वो सही से मूव नहीं कर पा रहे थे, आज कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। एल्बो को आप अच्छे से मोड़ पाते हैं इस तरह से। अच्छा, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, मान लीजिए मोबाइल चलाना वगैरह या रिमोट कंट्रोल से ऐसा कुछ करना, सब कुछ ऐसे होल्ड, किसी चीज़ को पकड़ने में कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ, सबसे ज़्यादा पेशेंट को होती है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो होल्ड नहीं कर पाते, लेकिन हमारे सामने हेमेंद्र जी एक एग्जांपल है। अगर मैं उनको पेन देता हूँ पकड़ने के लिए, तो उनके हाथ में पेन को पकड़ने की भी एक ग्रास्पिंग है, एक अच्छा होल्डिंग है कि वो पेन को भी बहुत अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं। इवन उनको अगर मैं लिखने के लिए कुछ बोलता हूँ तो अब वो बहुत आसानी से चीज़ों को लिख देते हैं। उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा वो अपने एक तरह से जो हम सुलेख बोलते हैं प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा जो है उनका जो राइटिंग है वो बेसिकली अच्छा होता जाएगा। अगर हेमेंद्र जी के हम स्पीच की बात करें तो स्पीच को उनको थोड़ा बहुत पहले ऐसे प्रॉब्लम था, लेकिन अभी अगर हम देखें तो उनका जो स्पीच है उसमें भी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो चीज़ें हमने उनको बताई थी कि आप ये वाली चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्पीच में ये चीज़ें बोल सकते हैं, तो ये आप देखेंगे कि आप आराम से देख सकते हैं कि हेमेंद्र जी जो बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त लिख पा रहे हैं। और जितना आप ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, मान लीजिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जिस तरह से आपको सुलेख करना है, जिस तरह से आपको दोबारा से लिखने की कोशिश करनी है, अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर दोबारा से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आप लेके आ जाएंगे। चाहे आप हिंदी लिख रहे हों, चाहे आप इंग्लिश लिख रहे हों, वहाँ कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा आपको स्पीच में भी थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम था। अभी कैसा लग रहा है कि अभी आपकी स्पीच में जो है बोलने में थोड़ा सा? पहले से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो टंग के लिए हमने जो उनको एक्सरसाइज बताई थी, जिसके ज़रिए वो जो है अभी स्पीच में उनका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। कुछ ऐसे हमने आपको बोलने में अभी उतनी प्रॉब्लम तो कुछ है लेकिन काफ़ी इम्प्रूव है, काफ़ी पहले से काफ़ी इम्प्रूव है। ठीक है, जो जैसे हम स्पीच थेरेपी में कुछ चीज़ें ऐसे बताते हैं कि वो चीज़ें आपने करनी है, आपने की, आपका इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुआ। अच्छा, जो एक्सरसाइज आपको प्रॉपर बताई गई थी वो करने से आपको लगा कि आपको इम्प्रूवमेंट अच्छा आया है। शोल्डर व्हील जैसे हमने एक बार आपको बोला था, हमने बोला कि आपको वॉल पे कोई आपकी खूंटी लगी हो, उसमें आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है शोल्डर के मूवमेंट आपके प्रॉपर हो गए। वॉकिंग आपने मुझे बताया कि आपका बैलेंस, कोऑर्डिनेशन वगैरह में, तो पहले क्या मतलब जब आपको ये हुआ था आपको बैलेंस बनाने में कुछ? पहले किसी के सहारे चलते थे। अच्छा, किसी के सहारे से। हाँ। अब इंडिविजुअल चलता हूँ। अच्छा, आप खुद से चल पाते हैं, किसी सहारे की ज़रूरत अभी पड़ती है? नहीं, इवन 4 व्हीलर 2 व्हीलर चला लेता हूँ। चला लेते हैं 4 व्हीलर। अच्छा, बिल्कुल चलने में या बैलेंस बनाने में किसी चीज़ में कोई दिक्कत अभी नहीं आती? पहले ये था कि दूसरों के ज़रिए सहारे से ऐसे चलते थे जी। अब उतना नहीं है। गिरने का जो एक डर बना रहता है, अक्सर पेशेंट होते हैं कि जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं उनको एक चलने के दौरान या मान लीजिए खड़े होने के दौरान उनको डर बना रहता है। नहीं, एक दिक्कत आती है जब आप करोगी नहीं, गिरोगी कहाँ जी। ये बहुत अच्छी बात हमारे हेमेंद्र जी ने बोली है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक के गिरेंगे नहीं कि दोबारा से खड़े होने कैसे। कोशिश तो करो। कोशिश करना बेसिकली सबसे मायने रखता है कि आप अगर कोशिश कर रहे हैं दैट मीन कि आप कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये निकाला जाए कि आपको बहुत अच्छा ऐसे इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो हमने आपको मेडिसिन बताई है, जो आपको एक्सरसाइज हमने प्रोटोकॉल बनाया, उसके ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला। तो आपके सामने हेमेंद्र जी थे, हमारे बहुत अच्छे पेशेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। हमारे मेडिसिन का जो उनके ऊपर इफेक्ट रहा, हमने जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल उनके लिए बनाया था उनको उन्होंने प्रॉपर्ली फॉलो किया, डाइट प्लान उन्होंने फॉलो किया, और आज आप उनका रिजल्ट देख सकते हैं कि उनको 70% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। और ये इम्प्रूवमेंट जो अभी रह गया है, जो चीज़ें रह गई हैं, वो भी आपको जल्द देखने के लिए मिलेंगी अगर आप इसी कंसिस्टेंसी से, इसी तरह लगातार इन चीज़ों को, एक्सरसाइज को, मेडिसिन को और डाइट को लेते रहे तो। धन्यवाद।